जहाँ तक हमने किया था लास्ट क्लास में उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम ड्राइंग की क्लास से ले रहे हैं ALPCP2 के लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ड्राइंग शीट के बारे में बताया था। अब ड्राइंग शीट में आगे क्या चीज़ है वो उसको हम देख लेते हैं। तो ड्राइंग शीट के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको, ठीक है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का मैंने रेशो बताया था, वो कितना होता है, तो वो बताया था मैंने 1:2 होता है। ये क्वेश्चन ALPCPT2 में पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना। 1:2 लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, A0 ड्राइंग शीट जो होती है, A0 ड्राइंग शीट, A0 ड्राइंग शीट होती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछते कितना होता है, ठीक है। A0 ड्राइंग शीट होती है, ये कितने साइज की होती है, 1 mm² की होती है। समझ मारी बात, कितने की होती है, 1 मीटर² की, माफ कीजिएगा, कितनी होती है, 1 मीटर² की होती है। अच्छा, A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मीटर² होता है, ठीक है। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट जो होती है कौन सी होती है, A0 होती है। इसका साइज बताऊंगा मैं आगे आपको अलग अलग सीटों का। A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 मीटर² होता है। कितना होता है, 1 मीटर² होता है। सबसे बड़ा साइज इसी का होता है। A0 ड्राइंग शीट, A0 ड्राइंग शीट का आकार सबसे बड़ा होता है और A0 आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा किसका होता है, अगर बात करें A5 का होता है। किसका होता है, A5 का आकार, A5 का आकार सबसे छोटा होता है। समझ मारी इन बात, सबसे छोटा होता है। होता कितना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको अनुपात बताया था कि ड्राइंग शीट का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है। A0 ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल पूछते कितना होता है, 1 मीटर² होता है। A0 ड्राइंग शीट का आकार क्या सबसे बड़ा होता है और A5 का आकार सबसे छोटा होता है। समझ मारी ना बात। अब चलिए आगे हम कुछ देखते हैं। अब मैं आपको BIS के अनुसार जो ड्राइंग शीट के माप होते हैं उनको हम देख लेते हैं, क्या क्या माप की ड्राइंग शीट होती है, ठीक है। तो BIS के अनुसार ड्राइंग शीट की माप, किसकी, ड्राइंग शीट की माप किसके अनुसार है, ये BIS के अनुसार है। ये आपकी ड्राइंग शीट है और इसकी ये माप है, मेजरमेंट है, ठीक है। बोलिए, BIS का पूर्ण नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का पूर्ण नाम होता है, ठीक है। तो BIS के अनुसार ड्राइंग शीट की माप है, ठीक है। तो शीट ले लें सबसे पहले, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। समझ मारी बात, ठीक है। अब मैं अलग अलग साइज लिख देता हूँ कितना कितना होता है। तो A0 ड्राइंग शीट की बात करते हैं, कितना होता है, तो 841 इंटू 1189 mm होता है, ठीक है। उसके बाद 594 इंटू 841 mm, ये A1 का होता है। A2 का साइज कितना होता है, 594, इसका हो गया 420 इंटू 594 mm होता है। ये हो गया 420, 594 हो गया, 420 हो गया। उसके बाद क्या था, 297 इंटू में 420 mm, ये हो गया 297। किसका हो गया, A0, A1, A2, A3, ठीक है। A4 का कितना होता है, 210 इंटू 297 mm। ये सारा साइज किस में, mm में, ठीक है। mm² में मापता है, किस में मापता है, mm², क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों है इसलिए mm² है, ठीक है। 210 ये हो गई। उसके बाद कितनी आती है, 148 इंटू 210 mm²। समझ मारी बात। तो ये सभी को नोट डाउन कर लेनी है। ड्राइंग शीट के अलग अलग माप है, ठीक है। समझ मारी बात। पहली कौन सी, 841 इंटू 1189 है। दूसरी कौन सी है, 594 इंटू 841। तीसरी कौन सी है, 420 इंटू 594। और उसके बाद में A3 297 इंटू 420। A4 कितनी है, 210 इंटू 297। और A5 क्या बात है, बात कैसे करो, 148 इंटू 200 mm²। बोलिए, तो ये चीज समझ मारी है। सबसे पहले हम ड्राइंग शीट में क्या पढ़ा कि
कि ड्राइंग शीट साफ होनी चाहिए। ड्राइंग शीट में वो आदर्श ड्राइंग शीट की विशेषता होती है, ठीक है, कि ड्राइंग शीट में कोई सिलवटें नहीं होनी चाहिए, ड्राइंग शीट साफ होनी चाहिए, सफेद रंग की होनी चाहिए, ये सारी विशेषताएं है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ड्राइंग शीट में जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो होता है कितना होता है, 1:2 होता है। कितना होता है? 1:2 होता है। A0 ड्राइंग शीट का आकार सबसे बड़ा होता है और A5 का सबसे छोटा। कहां देख रहे हो? A0 का आकार सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा किसका होता है? A5 का। सबसे बड़ा आकार A0 का, सबसे छोटा आकार A5 का, सबसे बड़ा आकार A0 का, सबसे छोटा A5 का होता है, ठीक है। और A0 का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर A0 ड्राइंग शीट का एरिया होता है, ठीक है। अब मैंने बीएस के अनुसार ड्राइंग शीट की माप बता दी आपको। सीट कौन सी? A0, A1, A2, A3, A4, A5, इन सबको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 3-4 बार इसको लिखेंगे तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहली कौन सी? 841 × 1189, 554 × 841। देखिए आपको ये वाला डाटा याद रखना है पूरा, ये वाला रखोगे इससे ही आया है। देखो 841 × 1189 में मिस करोगे, 554 × ये वाला डाटा इसमें कॉपी हो रहा है, नहीं हो रहा क्या? 554 × 841। A2 का 420 × 554। आपको 3-4 लिखना पड़ेगा तब जाके आपको याद होगा। इसमें आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैसे भी बना के पूछ सकते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि A1 ड्राइंग शीट और A2 ड्राइंग शीट का अनुपात कितना होता है, तो आपको साइज लेके आपको अनुपात भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि A1 ड्राइंग शीट जो होती है उसके मेजरमेंट बताओ, A0 की ड्राइंग शीट की मेजरमेंट बताओ, A5 की ड्राइंग शीट की मेजरमेंट बताओ। तो आपको डायरेक्टली डाटा याद रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको तब याद होगा जाके। A0 के 841 × 1189, पहले 841 याद रख लीजिए, उसके बाद 594, 420, 297, 210, 148। क्या बताया? 841, 594, देखिए मेरे साथ देखिए, 841 उसके बाद 594, 594 के बाद 420, 420 के बाद 297, 297 के बाद 210, 210 के बाद 148। वो याद देखो 841, 594, 841, 594, ये तो आपको डाटा ऐसे याद रखना है। ये तो डाटा जो 841 ये ऊपर से देख के लिखना है, ठीक है। वैसे आपको सारा याद होना चाहिए एज इट इज एक बार में, लेकिन आप एक बार याद कर रहे हैं तो आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो 841 × 1189 अगर पेपर में आप लिख भी लेंगे ना, अगर याद भी होंगे डाटा तो आप एकदम एग्जिट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का 841, दूसरे का 594, तीसरे का 420, चौथे का 297, 210, उसके बाद 148, 148। अब मुझे बताओ, आपको पहला डाटा याद होना चाहिए हर हालत में। A0 का साइज बताओ, A0 का साइज तो पता होना चाहिए ना, बताइए। 841 × 1189, 841 × 1189, 841 × 1189, 841 × 1189। ये आपको A जो 0 है, A0 ड्राइंग शीट की मेजरमेंट 841 × 1189 ये आपको याद रखनी है। कितनी होती है? 841 × 1189। A0 तो ज्यादा पूछ सकता है क्योंकि A0 सबसे बड़ी होती है और A5 सबसे छोटी होती है, इसलिए ये भी पूछ सकता है। A5 कितना होता है? A5 तक लास्ट चलता है, ठीक है। A5 कितना होता है बताइए? A5 कितना होता है? 148 × 210। बस बताइए मुझे, देखिए अब मैं लिख रहा हूं, बताइए A5 का आकार कितना होता है? 841 × 1189 mm²। और A0 कितनी होती है? सॉरी ये मैंने उल्टी लिख दी। A0 कितनी होती है? 841 × 1189। A5 कितनी होती है? 148 × मैं 210 होती है, 210, 97 नहीं 210 होगी। 148 × 210 A5 की। A0 कितनी है? 841 × 1189। A0 कितनी है? 841 × 1189। मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है आपको डाटा देके। A0 ड्राइंग शीट की माप बताइए, A1 की माप बताइए, A3 की माप बताइए, किसी की भी माप पूछ सकता है। A0 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कितना होता है? 841 × 1189। कितना होता है? 841 × 1189। और A5 कितना होता है? 148 × 210, 210, 148 × 210। सबसे बड़ा साइज A0 का, सबसे छोटा A5।
समझ में आ गई बात? तो ये सब बातें आप क्लियर हुई है नहीं हुई बताइए मुझे, हो गई ना? चलिए आज अपन ने चैप्टर कौन सा कर लिया बताइए मुझे, कौन सा चैप्टर कर लिया? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला अपना कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपको दिक्कत समस्या परेशान बताइए, ठीक है? अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं लाइंस वाला, रेखाएं। अगला टॉपिक कौन सा करना अपने को? लाइंस वाला। अब हम पहला टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा टॉपिक हम कर रहे हैं कंटिन्यू, लाइंस यानी रेखाएं वाला। कौन सा है? लाइंस। इसमें अपने को अलग अलग तरह की लाइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? सेकेंड टॉपिक हमारा लाइंस का है। तो साथ साथ आप भी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये लाइंस आपको दिख रही है, लाइंस। लाइंस क्या चीज होती है? देखिए, कोई गतिमान कोई बिंदु पद होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लाइंस। मैं आपको ये एजीटी लाइंस तो जैसे सबको पता है लाइन क्या होती है, लेकिन मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि आपको एजीटी आपको परिभाषा देख के आपको पूछ सकते हैं इसको क्या कहते हैं। इसलिए आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको याद रखना है, क्योंकि आपको वही चीज आपको पूछ सकता है पेपर में कि लाइंस की क्या डेफिनेशन होती है। सीधी डेफिनेशन देके पूछ लेगा ये क्या चीज होती है, ठीक है? तो लाइंस का अपन देखते हैं, लाइंस क्या होती है। लाइंस यानी कि रेखा है। तो किसी गतिमान वस्तु के बिंदु पद से, किसी गतिमान वस्तु के बिंदु पद से, बिंदु पद से जो आकृति बनती है या जो वक्र बनता है, बिंदु पद से जो, बिंदु पद से जो क्या बनती है? किसी गतिमान वस्तु के, क्या बोलो, किसी गतिमान बिंदु पथ द्वारा बनने वाले आकृति या बिंदु को रेखाएं कहते हैं, ठीक है? रेखाएं कहते हैं। ये सीधा ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये कि हम डॉट से किसका निर्माण कर सकते हैं? लाइन का। जैसे मान लीजिए कोई गतिमान बिंदु पथ है ये इस तरीके से ऐसे, तो इससे आप अगर मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगी? लाइन। बिंदु पथ द्वारा आकृति या बिंदु जो बनती है उसको क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन किस भी तरह की हो सकती है, क्षैतिज हो सकती है, ऊर्ध्वाधर हो सकती है, ठीक है, लंबकोणीय हो सकती है, ठीक है, वर्टिकल हो सकती है, क्षैतिज हो सकती है, अलग अलग तरह की लाइन बनेगी, ठीक है? कौन सी लाइन कैसे बनेगी, विमांकन लाइन कौन सी बनेगी, वो सारी बताएंगे अभी, ठीक है? तो रेखाएं में क्या होती है? किसी गतिमान बिंदु पथ द्वारा। ये आपको डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको पूछ सकता है सीधा डायरेक्ट कि किसी गतिमान बिंदु पथ द्वारा बनने वाला आकृति को या बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेखा है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा बनने वाला बिंदु पथ को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसी गतिमान बिंदु पथ द्वारा बनने वाले मार्ग को या आकृति या बिंदु को क्या कहते हैं? रेखाएं कहते हैं। समझ मारी बात? चलिए अब हम रेखाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है? रेखाएं कौन कौन से प्रकार की होती है? तो पहली रेखा कौन सी है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। समझ मारी बात? ठीक है। क्षैतिज तल के समांतर रेखा है। क्षैतिज तल के समांतर रेखा। क्षैतिज तल के समांतर रेखा कौन सी होती है? क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है? क्षैतिज रेखा कौन सी? जो क्षैतिज तल के समांतर होती है। जैसे आपका यह पानी का जैसे बनाते हैं, जैसा आपने एक बर्तन है, जैसे मान लीजिए बर्तन है, इसमें आपने क्या भरा पानी, तो इस तरीके से ये जो बन रही आकृति है कौन सी बन रही है? क्षैतिज रेखा बन रही है? बन रही नहीं बन रही? क्षैतिज तल के समांतर ये आपका क्षैतिज तल होता है। देखिए क्षैतिज को बोलते हैं, ये होता है क्षैतिज लाइन सीधी जो बनती है। एक होती है ऊर्ध्वाधर जो इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब इसके ऊपर हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है? तो क्षैतिज तल के जो समांतर रेखा बनती है कौन सी होती है? क्षैतिज रेखा। इसका उदाहरण पूछता है तो जल में भरा हुआ जल है, नदी में भरा हुआ जल है, तो कौन सा क्षैतिज रेखा बता दे, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। क्षैतिज रेखा हमने पढ़ ली।
साथ साथ में आप नोट्स जरूर उतारते रहिएगा, ठीक है। तो हमने किस रेखा को बार पढ़ लिया, क्षैतिज रेखा को बार पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो क्षैतिज तल के लंबवत बनने वाली क्षैतिज तल के लंबवत बनने वाली रेखा। अब समझ गए, यही ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्षैतिज तल के लंबवत बनने वाली रेखा क्या होगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसा इस तरह की, क्या बात है, क्षैतिज तल के जो लंबवत बनेगी कौन सी रेखा होगी? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये आपका क्षैतिज अक्ष हो गया और ये ऊपर ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की। वे रेखाएं, तिर्यक रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जो न तो ऊर्ध्वाधर और न ही क्या होती है? वे रेखा जो न ही क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है और न ही क्षैतिज होती है, क्षैतिज होती है। न तो क्या होगी? ऊर्ध्वाधर होगी और ना ही क्षैतिज होगी, उसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इस तरीके से हो सकती है, ऐसी तिरछी, ऐसी भी बन सकती है। अब ये ना तो ऊर्ध्वाधर होगी, वर्टिकल भी नहीं होगी, क्षैतिज भी नहीं होगी, या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। इस तरीके से लाइन हो सकती है, ये तिर्यक रेखा होती है, ठीक है। ये अब हो सकता है नीचे की तरफ भी हो सकती है डायरेक्शन इसकी, ठीक है। हो सकता है इनकी ऐसे भी डायरेक्शन हो, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ऐसी रेखा है जो ना तो क्या क्षैतिज होती है ना ही ऊर्ध्वाधर, ऐसी रेखा है जो ना क्षैतिज होती है ना ही ऊर्ध्वाधर होती है, उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है? जो ना तो क्षैतिज होती है ना ही ऊर्ध्वाधर होती है, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं वक्र रेखा है। अब आगे बात करते हैं वक्र रेखा है। जब कोई समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करे तो कौन सी रेखा कहलाएगी? वक्र रेखा है। एक चीज ध्यान रखना, बिंदुओं से ही रेखा का निर्माण होता है, ध्यान रखना, समझ मारी बात। बिंदु से ही किसका निर्माण होता है? रेखा का। बिंदु से किसका निर्माण होता है? रेखा का। तो कोई समतल पर विभिन्न दिशाओं में अगर गति करे, कोई बिंदु समतल पर विभिन्न दिशाओं में क्या करे? गति करे, तो क्या कहते हैं? वक्र रेखा है। वक्र रेखा इस तरीके से हो सकती है आपकी, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से हो सकती है, अलग अलग दिशाओं में गति कर रही है, इस तरीके से भी हो सकती है, ये होती है वक्र रेखा है, ठीक है। विभिन्न दिशाओं में अगर ये रेखा गति करे तो इसको क्या बोलते हैं? वक्र रेखा है, कर्व्ड लाइन। आपको सीधा एग्जाम कैसे पूछेगा कि जब कोई बिंदु समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करे, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताइए आप लोग, जब कोई बिंदु ना तो ऊर्ध्वाधर होती है ना क्षैतिज होती है, या ऐसी रेखा जो ना तो ऊर्ध्वाधर होते है ना ही क्षैतिज, उस रेखा को क्या कहते हैं? बताइए, कौन सी रेखा कहते हैं? जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है ना ही क्षैतिज, क्या होती है बताइए? वक्र रेखा नहीं होती। जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती ना क्षैतिज, वक्र रेखा थोड़ी ना होती है वो, तिर्यक रेखा। ध्यान में रखा करो, जो ना तो क्या ऊर्ध्वाधर होती है और ना ही क्या क्षैतिज होती है, जो ना तो ऊर्ध्वाधर होती है ना ही क्षैतिज, क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। वक्र रेखा क्या होती है? जो विभिन्न दिशाओं में गति करे, जो रेखा विभिन्न दिशाओं में गति करे उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा। या बिंदु किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करे, उसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा। वक्र रेखा अलग अलग डायरेक्शन में गति करेगी, इसको क्या बोलते हैं? वक्र रेखा।
कर्व लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं समांतर रेखाएं पर। समांतर रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जो जो क्या हो, समान दूरी करते हुए, समान दूरी तय करते हुए, समान दूरी तय करते हुए गति करें और आपस में न मिले, आपस में, यानी कि ऐसी रेखा है जो समान चलेगी और आपस में कभी नहीं मिलेगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा इस तरीके से हो सकती है आपकी, इस तरीके से, जो समान दूरी तय करेगी इस तरीके से, ठीक है, और आपस में कभी मिलेगी नहीं, उनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा है। समांतर रेखा है मतलब ऐसा नहीं होगी कि ये रेखा ऐसे गति करी और ऐसे करती ऐसे मिल जाएगी, नहीं, आपस में क्या चलेगी? समांतर। हाँ, उनके बीच में दूरी हो सकती है कई बार कम ज्यादा हो जाए, लेकिन क्या चलेगी? आपस में समान चलेगी, आपस में कभी नहीं मिलेगी। समांतर रेखा आपस में कभी नहीं मिलती, लंबाई इनकी हो सकती है अलग अलग हो जाए, ठीक है, इन्हीं को समांतर रेखा कहते हैं। वे रेखा है या वे बिंदु जो समान दूरी तय करते हुए गति कर आपस में नहीं मिले, क्या बोलता है? समांतर रेखा। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लंबवत रेखा की। लंबवत रेखा क्या होती है? जो 90 डिग्री कोण बनाते हुए आती है, ठीक है। वे रेखाएं जो मिलती हुई 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, वह लंबवत होगी। लंबवत रेखा हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा और लंबवत रेखा में क्या फर्क है? बताओ, ऊर्ध्वाधर रेखा और लंबवत रेखा में क्या फर्क है? होती तो ऊर्ध्वाधर भी सीधी है और लंबवत भी सीधी है, दोनों में क्या फर्क है? देखो एक चीज का ध्यान रखना, लंबवत रेखा आपकी हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगी, ध्यान रखना। उसमें तल कौन सा था? क्षैतिज तल था। ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या था? तल क्षैतिज था। क्षैतिज तल से क्या बनाते? सीधी खड़ी होती है। इसमें कोई रेखा प्रॉपर ऐसी क्षैतिज में होनी जरूरी नहीं, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन बनेगा हमेशा इस पर कौन सा? 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। लंबवत रेखा के लिए क्या शर्त है? वे रेखा जो मिलती है आपस में क्या बनाती है? 90 डिग्री कोण, ठीक है, वही होती है लंबवत रेखा है। तो मैंने आपको लंबवत रेखा है और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों में फर्क बता दिया। इसमें हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा मिलते हुए। उसमें हमेशा क्या बनेगा? जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसमें क्षैतिज तल से हमेशा सीधी खड़ी होगी वो, ठीक है, लेकिन इसमें क्षैतिज तल होना जरूरी नहीं है, इस तरीके से उठा हुआ कोण भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको वे रेखा जो मिलती है 90 डिग्री कोण में, कौन सी कहलाती है? लंबवत रेखा कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक जय हिंद, जय भारत।